चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू, तो हाउ यू कैन सेव योर टैक्स। आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हो बाय द टैक्स प्लानिंग, नॉट द टैक्स इवेजन। ये टैक्स प्लानिंग है। तो आपको इनकम टैक्स ने चैप्टर 6A में बहुत सारी डिडक्शन अलाउ करी हैं, कुछ जिन डिडक्शन को आप क्लेम करके अपने टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हो। टैक्स को बचाने के लिए इसमें सारे टूल हैं और सारी वैलिड स्कीम है। उन इस वैलिड स्कीमों पे आप सर्टेन अमाउंट तक इन्वेस्ट करोगे, एक्सपेंस करोगे तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपके पास जो डिडक्शन लेने के तरीके होते हैं, दो तरह के डिडक्शन होती हैं। एक डिडक्शन तो विद इन द हेड मिलती हैं, डिडक्शन अगेंस्ट द इनकम है ना। एक डिडक्शन मिलती है विद इन द हेड। डिडक्शन होती है दो तरह की डिडक्शन होती है। एक तो आती है विद इन द हेड, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी, है ना। विद इन द हेड जो हेड ऑफ इनकम में इटसेल्फ से डिडक्शन आएगी वो आएगी। दूसरी आती है चैप्टर 6A की डिडक्शन है, अंडर चैप्टर 6A में डिडक्शन होती है। तो आप अगर कोई एक आधा एग्जांपल बता पाओगे विद इन द हेड कौन सी डिडक्शन हो सकती हैं? विद इन द हेड ऑफ द इनकम जो डिडक्शन होती है, कोई एक आधे डिडक्शन के नाम याद है किसी को? हेड ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी नहीं, कैपिटल गेन और आईओएस। इनमें किसी भी 5 हेड में कोई एक आधी इनकम का डिडक्शन बता जो विद इन द हेड ही डिडक्शन मिलती है। उस डिडक्शन के बाद ही उस हेड की टोटल इनकम बाहर निकल के आती है। सैलरी में कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है निहारिका? स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) वाली होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वो HRA की मिलती है, 10(13)(a) की HRA की डिडक्शन मिलती है ना। वही तो विद इन द हेड है। फिर HP में कौन सी मिलती है? 24A और 24B वाली, है ना। म्यूनिसिपल टैक्स घटाने के लिए खर्चा मिलता है। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%, है ना। इसके अंदर मिलती है 24A की 30%। 24A ये भी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 30% ऑफ NAV। और 24B मिलती है इसके अंदर इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। और पीजीबीपी में तो 30 से लेकर 37 तक की डिडक्शन है, सारे खर्चे ही तो हैं वो। पीजीबीपी के अंदर जो डिडक्शन मिलती है सेक्शन 32 37 सारी डिडक्शन है। तो 40 के बाद जाके आपके पास डिसअलाउंसेस चालू हो जाती हैं। कैपिटल गेन में डिडक्शन कौन सी मिलती है आपको? सर लॉन्ग टर्म में मिलती है 1 लाख रुपए की डिडक्शन। हाँ, कैपिटल गेन में डिडक्शन मिलती है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, है ना। इंडेक्सेशन की वजह से डिडक्शन मिलती है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंडेक्सेशन कर सकते हो उसकी कॉस्ट को, और आप उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की डिडक्शन ले सकते हो तो वहाँ पे कैपिटल गेन में डिडक्शन मिलती हैं। आईओएस में सेक्शन 56 के अंदर डिडक्शन मिलती हैं। सेम जैसे पीजीबीपी में डिडक्शन मिलती है सर्टेन एक्सटेंट तक, वहाँ पे आईओएस में भी सेम मिलती है पीजीबीपी जैसी, कि आपने उस आईओएस की इनकम को अर्न करने के लिए कोई खर्चे करे हैं तो आप उसको डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर आईओएस में एक इनकम आती है पेंशन इनकम, जो फैमिली पेंशन होती है। फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है 1/3 और ₹15,000 विच एवर इज लोअर की। तो ये तो विद इन द हेड है। विद इन द हेड जो डिडक्शन मिलती है, जब आप इन हेड की डिडक्शन को एडजस्ट कर लोगे, इनको क्लेम कर लोगे, उसके बाद जो इनकम बनेगी दैट विल बी द टोटल इनकम। एंड चैप्टर 6 की डिडक्शन मिलती है अगेंस्ट द ग्रॉस टोटल इनकम, कैन बी क्लेम्ड अगेंस्ट टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, जो आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम ऑफ द इनकम अर्न अगेंस्ट ईच ऑफ द हेड। किसी भी हेड से जो भी आपने टोटल इनकम कमाई है आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ द डिडक्शन गिवन अलाउड परमिटेड विद इन द हेड, उस हेड के अंदर जो डिडक्शन अलाउड है उस डिडक्शन को क्लेम करने के बाद जो आपके पास इनकम निकल के आई है किसी भी पर्टिकुलर हेड से, आइदर इट इज फ्रॉम ओनली फ्रॉम द वन हेड और इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर हेड।
तो किस जो भी हेड से किसी, बेशक आप केवल सैलरी की इनकम हो, बेशक आपके पास केवल इंटरेस्ट की इनकम हो, उन इनकम के अंदर जो भी कैपिटल गेन की, आईओएस की, हाउस प्रॉपर्टी की, सैलरी की, पीजीबीपी की, जो भी इनकम आपने कमाई है, उस इनकम के अगेंस्ट आपने जो इंटर हेड एडजस्टमेंट थी, डिडक्शन थी, वो क्लेम कर ली। उसके बाद जो टोटल आया दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी चार्ज की जाएगी अगर आपके पास कोई और आपने कोई स्पेसिफाइड स्कीम में इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंस नहीं करा है, तो देन योर ग्रॉस टोटल इनकम विल बिकम नेट टैक्सेबल इनकम। अगर आपने किसी स्पेसिफाइड इनकम में, स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, तो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ही आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी, क्योंकि अब डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। और अगर आप नए रिजीम में हो तो वैसे भी आप 80CCD 2 के अलावा, 80CCD 1 के अलावा कोई और डिडक्शन क्लेम कर ही नहीं पाओगे। अगर आप नई स्कीम में हो, 115 BAC में हो, तो आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन केवल 80CCD 1 वाली ही मिलती है और कुछ मिलती ही नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं जो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वो हम ओल्ड रिजिम में जाकर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ओल्ड रिजिम which was by default by the assessment year 22-23, assessment year 22-23 के तक के लिए वो by default था, अब आपके लिए वो ऑप्शनल हो गया है। तो ऑप्शनल होने के बाद से आपको चेक करना पड़ेगा रिटर्न भरते टाइम कि मैं पुराने में जा रहा हूँ या नए में जा रहा हूँ। अदरवाइज इनकम टैक्स पोर्टल विल रिज्यूम यू आर गोइंग टेकिंग ऑप्टिंग फॉर अ न्यू रिजिम। तो आपको रिटर्न के टाइम पे, आपकी बार से रिटर्न के टाइम पे आपको चेक करना पड़ेगा, टिक मार्क करना पड़ेगा कि मैं ऑप्ट कर रहा हूं पुराने वाले को। अदरवाइज इट इज अज्यूम्ड यू आर गोइंग फॉर द न्यू रिजिम एंड नो डिडक्शन शैल बी क्लेम्ड अगेंस्ट चैप्टर 6A। चैप्टर 6A के अगेंस्ट कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो अब ये जो डिडक्शन अवेलेबल है, यानी कि सारी की सारी डिडक्शन अदर देन द 80CCD, उसको छोड़ दे तो बाकी सारी डिडक्शन कहाँ पे अवेलेबल हैं? पुराने वाले रिजिम में, ओल्ड रिजिम में। अगर आप ओल्ड रिजिम से अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करते हो, जहां पे टैक्स के स्लैब कम है इन कंपैरिजन टू न्यू स्लैब, न्यू स्लैब में 3 लाख तक एग्जम्प्टेड इनकम है, ओल्ड स्लैब में 2.5 लाख तक एग्जम्प्टेड इनकम पर है। तो वहां पे टैक्स स्लैब बढ़ा दिए हैं उन्होंने और यहाँ पे टैक्स स्लैब कम है। बट यहाँ पे ऑप्शन है कि आप इन्वेस्टमेंट, सर्टेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस करके अपनी GTI को वैसे ही नेट टैक्सेबल इनकम तक लाते लाते कम कर सकते हो। तो उनमें से कुछ जो स्पेसिफाइड स्कीम है वो आज देखते हैं। सबसे पहली इनकम इन्वेस्टमेंट आती है 80C। 80C इज प्योरली इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड डिडक्शन। अगर आप सर्टेन जगहों पे इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर करते हो तो आप उसे 80C में क्लेम कर सकते हो। 80C की क्वालिफिकेशन बस ये है कि आप उसमें 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। वट एवर द अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड और ₹1,50,000 विच एवर इज लोअर कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के लिए जो एलिजिबल डिडक्शन एलिजिबल और वो हैं स्कीम जहाँ जहाँ आप कर सकते हो, वो PPF है, EPF है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, LIC की प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो आप। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी बाय फ्रॉम एनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू बाय लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ इंश्योरेंस भारतीय जीवन बीमा से ही पॉलिसी लेनी है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हो, है ना, बट दैट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर 80C। वो 80C के लिए क्वालिफाई करती हो, वो ध्यान रख लेना बस। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम ELSS होती है, ये एक तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने होता है, ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो आप टैक्स सेविंग स्कीम होती है। प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट ऑफ टुवर्ड्स द होम लोन। आपने मान लीजिए कोई होम लोन लिया है, उसकी किस्तें भर रहे हो, जब आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरते हो तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है और इंटरेस्ट अमाउंट भी होता है। इंटरेस्ट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन इन सेक्शन 24B अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो वहाँ क्लेम होता है। लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट 80C के लिए क्वालिफाई करता है। अगेन दैट विल टोटल अमाउंट विच कैन बी क्लेम्ड इन एनी और ऑल ऑफ द स्कीम्स कैन नॉट गो बियॉन्ड ₹1,50,000। आप इन सारी स्कीमों के जो नाम हम पढ़ रहे हैं उनमें सब में या किसी एक में या किसी और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर स्कीम्स, बट द बेनिफिट अवेलेबल अंडर दिस सेक्शन कैन नॉट एक्सीड ₹1,50,000। तो ये बात ध्यान रखनी है, आप इन सारी स्कीमों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, किसी एक में करो, किसी एक से ज़्यादा के कॉम्बिनेशन में करोगे तो भी 1.5 लाख से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं उठा सकते हो। ₹1,50,000 और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लोअर कैन बी क्लेम्ड एज 80C, ये ध्यान रख लेना है। तो आपने मकान का होम लोन लिया था, होम लोन की रीपेमेंट करी, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ एप्लीकेबल है। स्टैम्प ड्यूटी फॉर रजिस्ट्रेशन चार्जेज ऑफ परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, आपने कोई मकान खरीदा, उसकी रजिस्ट्री कराई,
रजिस्ट्री कराने में जो लीगल स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस पे करें हैं वो भी एटीसी के लिए क्वालिफाई करता है। ट्यूशन फीस पेड फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों को, कोई एसएससी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाता है, उसकी स्कूल की फीस में जो ट्यूशन फीस का पोर्शन है दैट ऑल्सो क्वालिफाई फॉर एटीसी, वो भी एटीसी के लिए क्वालिफाई करता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी एटीसी में क्वालिफाई करती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी बोलते हैं, एनएससी में इन्वेस्टमेंट करोगे ये भी होता है, ये एटीसी के लिए क्वालिफाई करता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ये भी एटीसी के लिए काम करता है। यूलिप टैक्स सेविंग एफडी फॉर 5 ईयर्स, यूलिप यूनिट लिंक पॉलिसी होती हैं, और एटीसी एफडी 5 साल के ज़्यादा की एफडी, इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉन्ड, इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एटीसी के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। एटीसी आप ये सारी चीज़ें आपको एटीसी में डिडक्शन दिला सकती हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकती हैं। यानी कि सर वो क्या इसकी लिमिट क्या है सुकन्या समृद्धि योजना की? सुकन्या सब में 1.5 लाख रुपए तक है। किस 1.5 लाख से ऊपर इन सारों को मिला के 1.5 लाख, किसी एक में 1.5 लाख, किसी 2 या 3 4 में 1.5 लाख। मान लीजिए एसएससी के बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चों की स्कूल की साल की ट्यूशन फीस है 60,000 रुपये, और वो इन्वेस्टमेंट और डिडक्शन और क्लेम करना चाहते हैं, तो उसे 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट और किसी और जगह जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की स्कूल की फीस तो बढ़ा नहीं सकता, जो है वो है। अगर मान लीजिए बच्चों की स्कूल की फीस उसकी 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये हो गई, 2 एग्जाम्पल हैं। मान लीजिए एक एसएससी है मिस्टर ए, उनके बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और उस बच्चों की स्कूल की एनुअल फीस है 60,000 और उसे एटीसी में 1.5 लाख तक डिडक्शन ले सकता है, तो बाकी क्या करना पड़ेगा उसे 90,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट किसी और स्कीम में जाके देखनी पड़ेगी। दूसरा केस, उसके स्कूल के जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनकी टोटल एनुअल फीस है, ट्यूशन फीस वाला पोर्शन ही 2 लाख रुपए है, तो क्या उसे किसी और इन्वेस्टमेंट स्कीम में डालने की जरूरत है? नहीं, तो उसे कोई जरूरत है ना, उसे 1.5 लाख ही मिलता है, बच्चों की फीस से 2 लाख हो जा रहे हैं, तो और कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो अपनी सेफ्टी पर्पज के लिए, अपने फंड्स के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट फिर भी कर सकता है, बट एटीसी विल नॉट अलाउ यू डिडक्शन मोर देन 1,50,000। तो वो ये हो सकता है उसके पास सरप्लस पैसा फिर भी वो इन्वेस्टमेंट कर दे, वो कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ग्रॉस अमाउंट इन्वेस्टेड ₹2 लाख, ए अमाउंट क्वालिफाइड अंडर एटीसी इज 1.5 लाख। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1.5 लाख रुपए की। अगर वो उसका क्वालिफाई अमाउंट बड़ा पूरा भी हो गया, उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इट इज़ द ऑप्शन और विद द एसएससी ऑलवेज, वो एसएससी की अपनी ऑप्शन है, वो उसके पास अवेलेबल है, वो कभी भी इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा की कर सकता है। बट इनकम टैक्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू बेनिफिट मोर देन 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये पोस्ट ऑफिस भेजता है, ये स्कीम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस से मिलती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें 8.5-9 साल का एफडी की तरह मान सकते हैं, एफडी की तरह मान सकते हो, एफडी नहीं है। हाँ, 9.5-10 साल में इसमें करीब डबल होता है ना। वो बहुत पुरानी स्कीम हो गई, बहुत पुराने जमाने की बात हो गई, 5 साल। तो ब्याज रेट कम हो चुके ना, तो अब ये 9.5-10 साल में जाके पैसा डबल होता है। मतलब इनमें लमसम पैसा एक बार में देना पड़ता है ना आपको। एक साल एनएससी खरीद ली 1.5 लाख रुपए की, तो अगले साल दोबारा 1.5 लाख एनएससी खरीदनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो वाली जो एनएससी है उसका लॉक इन वहीं रहेगा, वो पैसा लॉक हो जाता है ना, उसमें लॉक इन पीरियड है। ध्यान रखिएगा, जितनी भी एटीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट स्कीम है सब में एक सर्टेन लॉक इन पीरियड है, किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, किसी में टर्म आपके ऊपर है। जैसे पीपीएफ में 15 साल की टर्म है मिनिमम, है ना। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी तो आपके ऊपर है, आप कितने साल की पॉलिसी लेना चाहते हो। ईपीएफ में आप जब तक नौकरी करो तब तक कंट्रीब्यूशन डलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और ऐसे ही सुकन्या समृद्धि योजना और इस सब में एक लॉक इन पीरियड है। एफडी में 5 साल का है, 5 साल की जो टैक्स सेविंग एफडी है उसको आप, लेकिन 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी में एक नुकसान ये है कि मैच्योरिटी के टाइम उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। बाकी सबकी मैक्सिमम केस में जितने ऊपर हैं जिनकी मैच्योरिटी आएगी वो सब फ्री हैं। ऊपर जितने भी हम स्कीम पढ़ के आए हैं मैक्सिमम केस में उनकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री है, लेकिन 5 ईयर एफडी के अंदर टैक्स इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल है। आपने एफडी कराई, इन्वेस्टमेंट करी, मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए की एफडी कराई, तो 1.5 लाख की जब एफडी कराई उस साल आपको इन्वेस्टमेंट एटीसी में छूट मिल गई, लेकिन जब 5 साल बाद वो एफडी मैच्योर होकर आएगी विद इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है आईओएस में जाके। लेकिन ऊपर की जो स्कीम है एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ, ये सबकी मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है, इन सब के केस में मैच्योरिटी एग्जम्प्ट है वहाँ पे। और लेकिन ईएलएसएस में केस में वहाँ पे जाके कैपिटल गेन आ जाएगा आपके पास, है ना, वो ध्यान रखना पड़ेगा। अब 80CCC एक पेंशन प्लान है। पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां एक पेंशन प्लान लाती थी प्राइवेट कंपनियों के, क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय के पास पेंशन की ऑप्शन नहीं होती है। तो कंपनियों ने क्या करा था, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या करा, अपने यहाँ लाइफ ऐसी पॉलिसी लाए कि अब आप एक सर्टेन पीरियड तक पेमेंट करते रहो, उसके बाद डेफरमेंट पीरियड के बाद आपको पेंशन मिलेगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से पेंशन मिलेगी
और इसको एन्युटी प्लान बोलते थे। तो ये 80CCC के अंदर कवर है। 80CCC में अगर आप मान लीजिए आप कुछ पैसा LIC में डाल रहे हो, आप चाहते हो कि आप डाइवर्टेड फंड करो, फंड को अलग अलग, मान लीजिए आपकी कैपेसिटी है, आप 1 लाख रुपए साल की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सारा ही पैसा, लेकिन आप लाइफ इंश्योरेंस में डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि फ्यूचर मेरा सिक्योर हो, कल को मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, तो कहीं से 10-15 हज़ार रुपये महीने के आते रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं, पेंशन नहीं होती है। तो LIC ऐसा पेंशन प्लान डिजाइन करे थे कि आप अगर हमारी पॉलिसी में ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड आप इन्वेस्टमेंट करते रहोगे, तो आपके रिटायरमेंट के बाद या भी जो भी डेफरमेंट पीरियड आपने डिसाइड किया है, उस डेफरमेंट पीरियड के बाद हम आपको पेंशन वापस देना शुरू कर देंगे। आप देना बंद कर देना, अब हम पेंशन देंगे। यानी कि एक रिटायर्ड आदमी के पास भी अब पेंशन का सहारा था। तो लेकिन हो क्या रहा था कि उसको लगता था कि अगर इसमें टैक्स सेविंग की छूट मिल जाती और मजा आ जाता, फ्लेवर आ जाता। तो सर गवर्नमेंट ने उसके अंदर जब पॉलिसी लॉन्च हुई तो उसके अंदर 80CCC के अंदर कवर कर दिया उसे भी, कि अब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लो, नॉर्मल वाली या एन्युटी वाली, पेंशन वाली, तो पेंशन वाली भी 80CCC में कवर है। और लेकिन ध्यान रखना, पेंशन वाली 80CCC और 80C, अभी एक जो और पढ़ रहे हैं, इन तीनों की डिडक्शन मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती किसी भी हालत में। मतलब आप ये नहीं कर सकते हो कि 80C में जो ऊपर स्कीम दी है उसके अंदर 1.5 लाख डाला, 80CCC में भी 1.5 लाख डाला और आप सोचो 1.5 लाख 3 लाख की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, नहीं। इन तीनों को, अभी तीसरी और पढ़ते हैं, तीनों को क्लब करके 1.5 लाख से ज़्यादा की छूट नहीं मिल सकती। अगर आप मान लीजिए, कहने का मतलब ये, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए पर एनम इन्वेस्ट करना चाहते हो और लेकिन आप चाहते हो कुछ पेंशन भी बन जाए, तो कुछ पैसे वो ऊपर वाली स्कीम में डाल दो, कुछ पैसे 80CCC वाली में डाल दो, जितनी आपको पेंशन चाहिए। तो जो 80CCC में पैसा पड़ेगा वो भी 1.5 लाख के अंदर क्वालिफाई करता है। सारे के सारे 1.5 लाख की प्रीमियम पूरी 80CCC में डाल दो तो भी आपको 80CCC के अंदर 1.5 लाख की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। अब 80CCD1 डिडक्शन फॉर NPS, ये आई थी न्यू पेंशन स्कीम, ठीक है। 80CCD में है बेसिकली ये पेंशन स्कीम नाम है इसका, लेकिन यहाँ पे देखो राइट साइड में देखोगे तो असेसीज कंट्रीब्यूशन लिखा है। असेसीज कंट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे वो लोग भी डाल सकते हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं। 80CCD सबसेक्शन 1 के अंदर न्यू पेंशन स्कीम में वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो जॉब नहीं कर सकते हैं। अभी तक पेंशन की बात किससे समझ आती है? एम्प्लॉई से, है ना, कि जो एम्प्लॉई होगा उसी को पेंशन मिलेगी। लेकिन 80CCD1 एक ऐसी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर एक ऑप्शन दी गई है कि कोई भी आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्ट्रिक्शन है। तो इन्वेस्टमेंट में ये रिस्ट्रिक्शन है, इतनी ही इन्वेस्टमेंट करेगा तो असेसी कैन इन्वेस्ट एनी असेसी, है ना, चाहे उसके पास बिजनेस इनकम आती हो या उसके पास सैलरी की इनकम आती हो, वो 80CCD की ध्यान रखना। अच्छा, चैप्टर 6 की डिडक्शन स्पेशल रेट वाली इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलती, ये ध्यान रख लेना। अगर आपकी GTI में चैप्टर 6 GTI में स्पेशल रेट ऑफ इनकम की इनकम क्लब्ड है तो उसके अगेंस्ट चैप्टर 6 की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो आप, है ना। यानी कि अगर आपके पास 111A 112A वाली इनकमें हैं तो, और स्पेकुलेटिव बिजनेस की लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल वाली इनकम कोई आई हुई है आपके पास, तो इस पर स्पेशल रेट से सीधे 30%, 20% और 15% का टैक्स लगता है, तो उस पर चैप्टर 6 की डिडक्शन एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारी इनकम पे है। यानी कि जो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स होती हैं उन सब पे 80C की चैप्टर 6 की डिडक्शन अलाउड है। लेकिन अगर स्पेशल इनकम आपके इनकम GTI के अंदर स्पेशल इनकम है तो आपको स्पेशल इनकम बाहर निकालनी पड़ेगी टू क्लेम द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। यानी कि मान लीजिए, ये थोड़ा सा मैं टॉपिक से इधर आ गया हूँ ताकि ये लिंक टूट ना जाए आपका, है ना। मान लीजिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, इसका ब्रेकअप, सैलरी, ये जो मैं इनकम लिख रहा हूँ ये सारी विद इन द हेड डिडक्शन के बाद आई हुई है। मान लीजिए 2 लाख रुपए, LTCG 5 लाख रुपए, STCG 111A वाला, क्योंकि जो बाकी चीज़ों का STCG है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। अगर मैंने ज्वेलरी बेची, लैंड बेची तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल है। अगर ज्वेलरी, लैंड, कोई वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ऐसी कोई चीज़ें मैंने शॉर्ट टर्म में बेची है तो स्लैब रेट से टैक्सेबल होती हैं। तो 111A लिखा है ताकि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। ये 3 लाख रुपए, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 10 लाख रुपए की। क्लियर है? दूसरे केस में सैलरी की इनकम है 80,000 रुपये, ये इनकम है 5 लाख रुपए, ये इनकम है 3,20,000 रुपये। अब टोटल कितनी होगी? 9 लाख। 9 लाख रुपए। तो ये चैप्टर 6 की डिडक्शन कितनी कितनी क्लेम कर सकते हैं दोनों? मान लो 80C की डिडक्शन लेनी है तो 80C की डिडक्शन कितनी ले सकते हैं दोनों मिलके? ये मान लीजिए ये मिस्टर A है
और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए को एटीसी की डिडक्शन कितनी मिलेगी और मिस्टर बी को एटीसी की डिडक्शन कितनी मिलेगी? ये जीटीआई है इनकी, ये जीटीआई का ब्रेकअप आ गया आपके सामने। डिडक्शन लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कितनी मिल सकती है? 6A में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सेक्शन 80C। अभी हमने 80C ही पढ़ा है। सेक्शन 80C में कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं दोनों के दोनों? 1.5 लाख रुपए की? नहीं, गलत बात बोल रहे हो। मैंने बोला कि अगर आपके पास जीटीआई में स्पेशल रेट वाली इनकम है तो इन्हें हटाना पड़ेगा। इसकी स्पेशल रेट वाली इनकम हटाने के बाद कितनी नॉर्मल इनकम कितनी बचती है इसकी? तो ये तो 1.5 लाख की क्लेम कर सकता है, लेकिन इसकी स्पेशल रेट की इनकम हटाओगे तो टोटली इस नॉर्मल इनकम कितनी है? तो ये 80,000 की क्लेम कर पाएगा जब बेसिक इसने इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए की करी। नहीं समझ आई बात? अच्छा सर, ये लॉन्ग तो स्पेशल इनकम में से वो नहीं होगा? हाँ, स्पेशल रेट से टैक्स होने वाली इनकम के अगेंस्ट 80C 80D चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती है। यू कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अगेंस्ट द इनकम विच इज बीइंग टैक्स्ड एट स्पेशल रेट। जो इनकम स्पेशल रेट से टैक्स होगी उसके ऊपर चैप्टर 6A की डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। तो इसको तो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि सैलरी से ही 2 लाख आ गए। सैलरी नॉर्मल टैक्स से होती है तो इसको 1.5 लाख रुपए की मिल सकती है, लेकिन इसको कितने की मिलेगी? 80,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, है ना? सर ऐसा तो फिर पीजीबीपी में यही चलेगा लॉन्ग टर्म? नहीं, पीजीबीपी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को होता है, पीजीबी तो नॉर्मल होता है ना। बिजनेस इनकम तो लॉन्ग टर्म से कैपिटल गेन अलग है। ये तो कैपिटल गेन है ना एलटीसी जी, ये तो कैपिटल गेन की स्कीम है। ये तो हेड ऑफ, अगर मान लो, इसका मतलब मैं आपको नट सेल में क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास स्पेशल रेट से आने वाली टैक्सेबल इनकम है तो उसके अगर चैप्टर 6A की डिडक्शन नहीं मिलती, वो छोटा के बाहर फेंकना पड़ेगा आपको पहले। अगर आपकी मैक्सिमम डिडक्शन किसी ऐसे, अगर आपने मान लीजिए इसको पूरे 1.5 लाख रुपए डिडक्शन दे दी तो नहीं लेगा, ये क्लेम एलिजिबल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इसके पास, सॉरी ये बी वाला के पास स्पेशल रेट वाली इनकम ज़्यादा है, नॉर्मल रेट वाली इनकम केवल 80,000 रुपये। तो ये 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी कितने की डिडक्शन ले पाएगा? 80,000 रुपये की। 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी 80,000 की ले सकता है क्योंकि इसके पास नॉर्मल इनकम ही 80,000 रुपये है। ये तो स्पेशल रेट की इनकम है ना, इसके अगेंस्ट चैप्टर 6A की डिडक्शन एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया नहीं यार? क्या कैपिटल गेन की इनकम सर स्पेशल रेट से टैक्स होती है ना? हाँ, उस पर अलग हो गया, उस पर 80C मिलता ही नहीं। तो 80CCD1 असेसीज कंट्रीब्यूशन, कोई भी असेसी इसके अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन कर सकता है। बस उसे क्या करना है, ये एक तरह का पेंशन स्कीम है, आप अपनी फ्यूचर में पेंशन के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन या असेसी कंट्रीब्यूशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ टैक्स पेयर इज एम्प्लॉय। मान लीजिए आप जॉब करते हो, आपको 1.5 लाख रुपए की छूट तो ऊपर से मिल रही है या उसमें कुछ पैसा कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे 80CCD1 में पेंशन स्कीम, मान लीजिए आप 80CCC की पेंशन स्कीम में पैसा नहीं डालना चाहते हो, है ना? देखो 80C में वो इन्वेस्टमेंट थी कुछ, 80CCC में एक पेंशन स्कीम है, आप 80CCC की पेंशन स्कीम में पैसा नहीं डालना चाहते हो, वहाँ आपको लिक्रेटिव नहीं लग रही हो स्कीम मान लीजिए, तो आप 80CCD1 में जाके पैसा डाल सकते हो। ये भी न्यू पेंशन स्कीम है, ये बाद में बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद आई है ना, तो ये आप इस वाले में जाके पैसा डाल दो। तो इसमें पैसा कैसे डाल सकते हो? अगर आप एम्प्लॉई हो तो अपनी सैलरी का 10% तक यहाँ साल में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर आप मान लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयड हो, मतलब बिजनेस वगैरह करते हो, तो 20% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, आपकी जो ग्रॉस टोटल जो जीटीआई आई है उसका 20% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 80CCD1 के अंदर। लेकिन ये जो लिमिट है, लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए, यानी कि 1.5 लाख रुपए तक के अंदर जो लिमिट है उसी में अंदर कर सकते हो, है ना? तीनों में से कम हो जाएगा। हाँ, तीनों में से जो भी कम होगा। हाँ, 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाना। क्या तो इसमें 1.5 लाख इन्वेस्ट हाँ, तीनों में लाख मिला के 1.5 लाख करो। मान लीजिए वहाँ पे आप 1,20,000 रुपए कर चुके हो, ऊपर वाला में 1,20,000, तो 30,000 यहाँ और कर पाओगे मैक्सिमम, है ना? तो इसे मिला के 1.5 लाख। लिमिट रुपीज 1 लाख, 1,50,000 लिमिट अलाउड अंडर सेक्शन 80C। तो 80C के अंदर मान लीजिए 1.5 लाख होने में अगर कुछ कम पड़ा तो आप 80CCD1 के अंदर ले जाकर डाल दो उसे। अब इसे कोई भी डाल सकता है, एम्प्लॉय भी और सेल्फ एम्प्लॉयड भी, कहीं जॉब कर रहा आदमी वो भी, सैलरीड वाला भी, बिजनेस वाला भी। 80CCD1 में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 80CCC में पैसा जाता है LIC के पास, इसमें पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पेंशन स्कीम में पैसा। फर्क है ना जगह में, पैसा कौन ले जाएगा उसके ऊपर फर्क है। और LIC की पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा लिक्रेटिव नहीं है ना, वहाँ पे रिटर्न बहुत कम आते हैं, वहाँ पे लोग जाते नहीं है। 80CCC में बहुत कम इन्वेस्टमेंट आती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने पैसा अपने पास आएगा करके, नहीं दो पैसा भारतीय जीवन बीमा के पास जा रहा था और इंश्योरेंस कंपनी के पास जा रहा था, तो ये गवर्नमेंट ने अपने लेके लाई कि यहाँ पे कर दोगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हम बाद में आपको टैक्स को छूट दे ही रहे हैं।
तो ATCCD1 वाली कहानी है ना। अब ATCCD1B है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय ओनली। अब ये वही ATCCD1 में वही आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जो कहीं जॉब कर रहा हो, एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, वो कहीं नौकरी कर रहा हो। तो एडिशनल डिडक्शन ऑफ ATCCD1B के अंदर आप 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन और ले सकते हो, है ना। ATCCD1B में 50,000 रुपये की एडिशनल डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड बाय डिपॉजिटिंग न्यू पेंशन स्कीम अटल टू द अटल पेंशन योजना इज ऑल्सो एलिजिबल डिडक्शन। यानी कि अब क्या हुआ है, 1.5 लाख रुपए ऊपर 50,000 रुपये ATCCD1B वाले, अब आप कितनी क्लेम ले सकते हो, अभी तक 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हो। ये अलग है, उस 1.5 लाख से अलग है। ATCCD1B इज डिफरेंट एंड एडिशनल विद रुपीज 1,50,000 अब, है ना, जो ऊपर 1.5 लाख रुपए हैं उससे अलग है ये 50,000 रुपये की। अगर आप ATCCD1B में न्यू पेंशन स्कीम के ATCCD1B में इन्वेस्टमेंट करते हो प्लस ATCCD1 में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उन तीनों के मिला के 1.5 लाख प्लस 50,000 ये, तो अब आप टोटल इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट 2 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहां तक क्लियर हुआ। योर GTI दैट इज गोइंग टू बी टैक्स एट ए नॉर्मल रेट कैन बी रिड्यूस्ड अप टू ₹2 लाख बाय इन्वेस्टिंग इन ATC, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B, है ना। समरी ऑफ द डिस्कशन टिल नाउ। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख रुपए तक कम हो सकती है टू अराइव एट न्यू नेट टैक्सेबल इनकम। आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को 2 लाख रुपए से कम कर सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन ATC, ATCCC, ATCCD1, ATCCD1B, इन तीनों मिला के। अब ATCCD2, हाँ जी, अटल पेंशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ हाँ और ATCCD1B हाँ और ATCCD2। हाँ, 2 में अभी पढ़ा नहीं, 2 तो अभी आ रहे हैं हम, ATCCD2 में अभी आ रहे हैं। सर गवर्नमेंट का अलग वो था, हाँ। ATCCD1 में तो कि पेंशन के लिए NPS है, इसमें अटल नाम से जो है। हाँ वही है, वही न्यू पेंशन स्कीम है वो यही है, सेम है। 50,000 के एडिशनल डिडक्शन, तभी तो 50,000 की एडिशनल मिल रही है। ये एम्प्लॉय डालेगा, वो ATCCD1 वाला कोई भी डाल सकता है। ATCCD1 वाला कोई भी कर सकता है, वो जॉब में हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाएगी। न्यायिका देखो ये रहा, ATC, ATCCC, ATCCD1, ये तीनों की डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एक चीज क्लियर है। यस सर। और आप चाहते हो कि मेरे को कुछ और पैसा है, टैक्स कुछ और बच जाए, तो आप 50,000 रुपये आप ATCCD1B में भी डाल सकते हो फॉर एडिशनल डिडक्शन। अब आपको 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिलेगी। अब ATCCD2 में डिडक्शन जो होती है वो मिलती है टू द कंट्रीब्यूशन अलाउड अप टू डिडक्शन। यानी कि अब आप जिस कंपनी में, यहाँ पे ATCCD2 किसके लिए अलाउड है, एम्प्लॉय के लिए जो सैलरीड इनकम कमाता है। तो अगर मान लीजिए जब ATCCD1B में जब एम्प्लॉय डाल रहा है तो एम्प्लॉयर भी डालेगा, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और आ सकता है। इज अलाउड फॉर डिडक्शन अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस अंडर दिस सेक्शन। बेनिफिट इन दिस सेक्शन इज अलाउड ओनली टू द सैलरीड इंडिविजुअल और नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी कि जब कंपनी आपके कंट्रीब्यूशन आपके तरफ से पैसा डालेगी न्यू पेंशन स्कीम के अंदर, वो ATCCD में काउंट होगा और वो आपकी बेसिक सैलरी प्लस DA का 10% से ज़्यादा नहीं डाल सकती। और जितना भी पैसा ATCCD2 में डलेगा उतना ही पैसा आपकी सैलरी में पहले परक्यूजिट की तरह जुड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने परक्यूजिट पढ़े थे, याद है? परक्यूजिट में एक जगह पढ़ा था कि प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर। तो हम क्या करते थे, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर को पहले एम्प्लॉय की सैलरी में जोड़ते थे, याद है? तो वही केस है सेम। अगर ATCCD2 में कंपनी आपकी तरफ से कुछ पैसा डाल रही है तो पहले आप उस एम्प्लॉय की सैलरी में उस पोर्शन को एज परक्यूजिट ऐड कराओगे और नीचे लाके डिडक्शन क्लेम करोगे उसकी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये थी इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी था, एक्सपेंसेस भी था, सब कुछ था। ये एक एम्प्लॉय है ना ATCCD? हाँ, ATCCD2 केवल एम्प्लॉय के लिए है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर डालता है ना। अगर मान लीजिए मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो अब मेरा कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं, मेरे उसमें कंट्रीब्यूशन कौन डालेगा? कंट्रीब्यूशन डाल ही नहीं सकता कोई। तो मेरा कंपनी अगर मेरे ATCCD2 में पैसा डालेगी तो मेरे को डिडक्शन मिलेगी। ATCCD2 इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा वो पहले आपकी सैलरी में एज परक्यूजिट ऐड होगा और नीचे जाके डिडक्शन मिलेगी।
अब ये एक जस्ट है कि किस 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 स्कीम में कहाँ कहाँ क्या क्या लॉक इन होता है। तो आप इन्वेस्टमेंट से पहले आप वाइज डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन से कितने दिन के लिए आपका पैसा फंसने वाला है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये है ELSS पेमेंट में आपका 3 साल का लॉक इन है। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होते हैं वो 3 साल के लिए लॉक इन होते हैं, ठीक है। NPS स्कीम टिल द एज ऑफ 60, मतलब आपको न्यू पेंशन स्कीम में आपको पैसा डालना पड़ेगा 60 साल की एज के बाद विड्रॉल है आपकी, है ना। तो कंटिन्यूस कंट्रीब्यूशन है, वहाँ ध्यान रखना। यूलिप में 5 साल का जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उसमें 5 साल का लॉक इन है। FD 5 साल की है, वो हम वहाँ ऊपर भी पढ़ चुके हैं। PPF में 15 साल का लॉक इन है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अप टू द एम्प्लॉयमेंट पीरियड, जब तक आप नौकरी करो तब तक कंट्रीब्यूशन जाएगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल का है, कैन बी एक्सटेंडेड अदर 3 ईयर्स। तो 5 साल का बेसिक लॉक इन है और 3 साल तक और बढ़ा सकते हो। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 5 साल का। सुकन्या समृद्धि टिल द गर्ल चाइल्ड अटेन्स द 21 ईयर्स, जब तक गर्ल चाइल्ड जिस बच्ची के नाम पे लिया है उसके 21 साल तक की एज नहीं होगी तब तक वो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन 18 साल की एज में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। सुकन्या समृद्धि योजना, है ना। पार्शियल का मतलब मान लीजिए आपने पे इन्वेस्टमेंट करी, अब आपकी जो बेटी है जिसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करी उसकी एज हो गई 18+, और अब आपको कुछ पैसा चाहिए, तो जो इन्वेस्टमेंट है पूरा नहीं आएगा, कुछ पार्शियल विड्रॉल मतलब कुछ परसेंटेज आप निकाल सकते हो उसमें से, सुकन्या समृद्धि योजना में से। हायर एजुकेशन के नाम पे, मैरिज के नाम पे, किसी नाम पे आप वो पैसा निकाल सकते हो। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन कंप्लीट विड्रॉल कब आएगा? 21 साल के बाद, जब उस बच्ची की एज 21 साल हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन की एज 21 साल नहीं है, उस बच्ची की एज 21 साल है ना, गर्ल चाइल्ड की, और ये होती भी केवल गर्ल चाइल्ड के नाम पे। प्रिंसिपल अमाउंट और रीपेमेंट, जब तक आप होम लोन नहीं पे करो तब तक डिडक्शन मिलेगी। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 1 टाइम है, जब आप मकान खरीदो तभी रजिस्ट्रेशन कराओगे, उसके बाद कभी मिलेगा नहीं। ट्यूशन फीस जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक मिलेगी, है ना, उसमें तो लॉक इन कुछ है ही नहीं। हाँ, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज की डिडक्शन मिलती है। ATC, हाँ, जमीन खरीदते हैं ATC क्वालिफाई करता है। स्टैम्प ड्यूटी जो कोर्ट में रजिस्ट्रेशन फीस होती है ना, वो स्टैम्प ATC क्वालिफाई करता है वो। देखो अब ये क्या कहानी है कि मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट तो करी और आप एम्प्लॉयर थे, आप कहीं पे एम्प्लॉय थे, आपने इन्वेस्टमेंट करी, उसकी डिडक्शन, उसके प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपनी कंपनी को, अपने एम्प्लॉयर के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को सबमिट नहीं करे, तो उनके लिए तो आपने डिडक्शन करी नहीं है, इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, तो वो आपका TDS काट लेंगे ज़्यादा, फिर आपको अपनी रिटर्न भरते टाइम क्लेम करना पड़ेगा। बट दिस में अराइज और डिस्प्यूट, इनकम टैक्स ऐसे केसों में कई बार नोटिस भेज दे रहा है कि आपके एम्प्लॉयर ने डिडक्शन दिखाई है 0 ATC में और आप 1.5 लाख रुपए की क्लेम कर रहे हो, डिफरेंट रीजन बताओ। अगर आप बोनाफाइड डिडक्शन ले रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप एविडेंस प्रूफ लगा सकते हो कि भाई मिस हो गए थे उस टाइम पे, मैं नहीं लगा पाया, नहीं बता पाया, एम्प्लॉय को मैं टाइम पे सबमिट नहीं कर पाया, इन्वेस्टमेंट मैंने देर से करी, तो वो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर बोनाफाइड नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो लेकिन अगर ऐसे केस में मिसमैच हो रहा है एम्प्लॉयर के डिक्लेयर की हुई इनकम और एम्प्लॉय की डिक्लेयर की गई इनकम में, तो इनकम टैक्स ऐसी रिटर्नों की स्क्रूटनी भी कर रहा है आजकल की डेट में, नोटिस आ भी रहे हैं पुराने भी लोगों को, ध्यान रखना। तो आपको तरीका यही है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो टाइम से अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर दो।